हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ मुंबई के कहानीकार संजय सहरिया जी की लिखी कहानी कचौरियाँ। तो चलिए सुनते हैं कचौरियाँ। रसोई में लंच का काम निपटाकर हेमा अपने कमरे में लौटी तो बिस्तर पर पड़े उसके मोबाइल पर 3 मिस कॉल थे। हेमा ने जल्दी से फ़ोन उठाकर देखा तो तीनों कॉल उसके पिताजी दयानंद जी के थे। बाबूजी के 3 कॉल देख हेमा कुछ परेशान सी हो गई थी। उसने जल्दी से बाबूजी का नंबर मिलाया। बाबूजी, सॉरी, मैं फ़ोन के पास नहीं थी इसलिए रिंग सुन नहीं पाई। अरे बिटिया, मोबाइल फ़ोन से तो इंसान जितनी देर दूर रहे उतना अच्छा है। वैसे एक खबर ये देनी थी कि कल मकर संक्रांति है और परसों मकर संक्रांति का सामान लेकर तेरे घर आ रहा हूँ सुबह की ट्रेन से। हेमा के पिताजी दयानंद बाबू की आवाज़ में अपनी लाडली बिटिया से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। पर कैसा सामान लेकर आ रहे हैं आप बाबूजी? अब सामान में क्या क्या है ले, तू अपनी माँ से पूछ ले। बोलते हुए दयानंद बाबू ने फ़ोन पत्नी की तरफ बढ़ा दिया था। जुग जुग जियो बिटिया, और देख इस बार सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाए हैं अपने हाथों से। गुड़ और चीनी के तिलकुट, बादाम की चक्की, देशी घी में बनी दाल की कचौरियाँ, एक हांडी ताज़ा दही। इसके अलावा समधन जी के लिए सुंदर सी शाल और समधी जी के लिए कुर्ता बंडी लेकर आ रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। मन तो मेरा भी कर रहा था तुझसे मिलने का, पर तुझे तो पता ही है कि जाड़े में घुटने का दर्द बढ़ जाता है। हेमा चुपचाप बस सुने जा रही थी। ठीक है माँ, अभी कुछ काम है मुझे, मैं बाद में बात करती हूँ। बाकी दिन तो माँ बाबूजी से बात करते समय उसे फ़ोन रखने का मन नहीं करता था, पर बाबूजी के आने की खबर ने उसे इस कदर चिंता में डाल दिया था कि उसने फ़ोन रख देना ही सही समझा था। माता पिता की बेहद लाडली हेमा को आखिर क्यों उनके इस फ़ोन ने एकदम से परेशान कर दिया था। सरकारी बैंक से हाल ही में रिटायर हुए दयानंद बाबू की 4 पुत्रियों में हेमा सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी। अपनी साधारण सी क्लर्की में भी दयानंद बाबू ने चारों बेटियों को उच्च शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पत्नी ने भी पुत्रियों को ऊंचे संस्कार, जीवन में धैर्य और जुबान में मीठेपन का ज्ञान बखूबी दिया था। अपनी हैसियत के अनुसार दयानंद बाबू ने काफ़ी देख परख कर पहली तीनों बेटियों का विवाह रचाया था और सभी अपने घर संसार में बेहद खुश थीं। हेमा सबकी लाडली थी और थोड़ी चुलबुल भी, इसीलिए उसके विवाह को लेकर सभी परेशान रहा करते थे। दयानंद जी के बैंक में अक्सर आना जाना करने वाले सीमेंट और लोहे के बड़े व्यापारी सेठ निहाल चंद जी ने किसी समारोह में हेमा को देखा था और तभी से वो उसे अपने छोटे बेटे की बहू बनाने का सपना देखने लगे थे। बड़ा कारोबार, 5 मकान, गाड़ी घोड़ा, समाज में प्रतिष्ठा, ऊंची पहुंच। बेहद सरल जीवन जीने के आदी दयानंद बाबू को बेटियों के लिए मेहनती और औसत हैसियत वाले घराने ही पसंद आते थे, पर बैंक के सहकर्मियों और मित्रों के दबाव में दयानंद बाबू सेठ निहाल चंद जी के परिवार में बेटी को ब्याह देने के लिए सहमत हो गए थे। बारात काफ़ी अमीर परिवार की थी, पर उसूलों के पक्के दयानंद जी ने बारातियों का स्वागत सत्कार अपनी हैसियत के अनुसार ही किया था। विवाह के बाद रिसेप्शन की पार्टी में निहाल चंद जी ने सारी कसर निकाल ली थी। शहर के सबसे महंगे होटल के लॉन में काफ़ी शानदार पार्टी रखी थी उन्होंने। ससुराल में हेमा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, न किसी प्रकार की रोक टोक थी, पर फिर भी जाने क्यों एक अजीब सी उदासी हेमा को अंदर ही अंदर दबोचे रहती थी। उसे हैरानी होती थी कि परिवार में हर किसी ने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई थी। सब अपने संसार में रमे हुए थे। ससुर जी और पतिदेव के लिए सुबह से देर रात तक बस व्यापार ही व्यापार।
जेठ जी सीमेंट का नया प्लांट लगा रहे थे तो वो हर समय लैपटॉप और फाइलों में लगे रहते थे। सासू माँ और जेठानी जी की अपनी अपनी मित्र मंडली थी। मायके में 2 कमरों के छोटे से मकान में भी वो सब कितनी खुश रहा करती थीं। दिन भर एक दूसरे के संग हंसी मजाक तो कभी नोक झोंक, मिलकर घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बाबूजी के बैंक से आते ही उनके लिए बगैर दूध वाली चाय और फिर उनके सर की ज़ोरदार मालिश। कितना कुछ छूट गया था उसका मायके में, और जो संपन्नता ससुराल में मिली थी उसकी उसने कभी चाह नहीं की थी। हेमा इसी बात को लेकर विचलित थी कि उसका पैसे वाला ससुराल और अपने अपने कामों में उलझे परिवार के लोग क्या उसके सादगी पसंद बाबूजी को उचित मान सम्मान और समय दे पाएंगे। हांडी भरी दही कचौरियाँ भला यहाँ कौन खाएगा। क्या भौतिक सुख और दौलत के सागर में गौते लगाता उसका ससुराल मकर संक्रांति में पुत्र वधू के मायके से आने वाले तोहफे का महत्व समझ पाएगा। उसे माँ पिताजी से मिले बगैर रहना मंजूर था, पर उनका अपमान कतई स्वीकार न था। रात बड़ी बेचैनी से कटी थी उसकी। सुबह उठी तो मन में एक छिपी उमंग थी कि 4 महीने बाद बाबूजी के कंधे पर सर रख पाएगी। दूसरी तरफ बाबूजी के मान सम्मान को लेकर एक अनजान सी घबराहट। ससुर जी और पतिदेव आज सुबह ही कहीं निकल गए थे। सासू माँ न जाने कहाँ जाने को सुबह से तैयार हो रही थी। हेमा चाहती भी थी कि बाबूजी के आने पर घर में उन्हें कोई न मिले। वो बार बार घड़ी देखे जा रही थी। ट्रेन तो आ गई होगी, बाबूजी ऑटो से आधे घंटे में अब आ ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेन गेट खुला तो हेमा दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी, पर सामने किसी ऑटो के बजाय ससुर जी की गाड़ी थी। अगला पल और भी अचंभित करने वाला था। गाड़ी से ससुर जी के संग बाबूजी उतर रहे थे और पतिदेव उनका सामान उठाए पीछे पीछे थे। हेमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुर जी मुस्कुराते हुए समधी जी का हाथ थामे अंदर की ओर आ रहे थे। बहू, हमें तो दयानंद बाबू ने पहले ही आने की सूचना दे दी थी, इसीलिए आज हम सब ने सारे काम धाम से छुट्टी लेकर पूरा दिन अपने समधी जी के साथ बिताने और उनके लायक कुर्ते बंडी पहनकर दही तिलकुट का आनंद लेने का प्रोग्राम बना लिया था। सासू माँ एकदम बढ़िया से तैयार होकर हेमा के बाबूजी का अभिनंदन कर रही थी। जेठ जेठानी ने पूरी श्रद्धा से बाबूजी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। दयानंद जी के आसपास पूरा परिवार इस तरह बैठ गया था मानो सभी को बिजनेस की उलझनों और तनाव से भरी दुनिया की थकावट के बाद गांव के किसी बरगद के विशाल वृक्ष की ठंडी छांव मिल गई हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कचौरियाँ? एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।